तो आज हम लोगों को रिवीजन करना है मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में। अशोक के बारे में जो भी इसका इन्फॉर्मेशन जो प्रश्न पूछेगा एग्जाम में उसको हम देखते चलेंगे। अगर आपको आएगा तो बोलिएगा, नहीं तो सुनते चलेगा, रिवीजन करते चलेगा। इससे जो भी प्रश्न बनेगा एग्जाम में ऐसे पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अक्सर इसका प्रश्न गलत हो जाता है। तो हम देखेंगे अशोक ने क्या क्या किया और अशोक साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को कहां तक लेके गया, इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। तो देखिए अशोक के बारे में कहता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, यानी अशोक के पापा क्या नाम हुआ, बिंदुसार। यानी जब बिंदुसार नहीं था, यानी कि वो जब गुजर गया तो उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो जब बिंदुसार था ना, तो बिंदुसार के समय में ना अशोक को ना एक जो हुआ था, क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए भेजा गया था। आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। जहां पहले भेजा गया था सुसीमा को, बाद में भेजा गया था अशोक को, यानी कि एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, याद है। तो जब बिंदुसार था उस समय तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, वहां पे ना पहले सुसीमा को भेजा था उस विद्रोह को दबाने के लिए, और अशोक को भेजा गया था बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक छोटा सा जगह है तक्षशिला जहां पे ना अशोक उस विद्रोह को दबाने के लिए गया था। ठीक है, लेकिन जब वो राजा बना पूरा तरह से, तो क्या कहानी हुआ से सुनिए। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में ना मगध की गद्दी पर बैठा, यानी राजा बना। मगध समझ रहे हैं, मगध जो हमारा मगध साम्राज्य पढ़े हैं ना, तो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अशोक है और मगध की गद्दी पर बैठा। इसके पापा का नाम जान गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अशोक के माता का नाम ना सुभद्रांगिनी थी। क्या थी, सुभद्रांगी। कहता राजगद्दी पर बैठने के समय ना अशोक ना अवंती का राजपाल था, यानी कि जब वो राजगद्दी पर बैठा ना उस समय ना एक छोटा सा जगह था अवंती, जहाँ पे ना वो राजपाल था। तो आपको याद रखना अवंती के बारे में, क्या, अवंती के बारे में, यानी कि जब वो राजगद्दी पर बैठा था ना, अवंती का ना वो क्या था, राजपाल था। अवंती का राजपाल था। राजपाल समझते हैं, मतलब उस एरिया को, अवंती जो क्षेत्र था ना उसको वो देखता था, आपको याद रखना। तो पूछेगा जब अशोक जब गद्दी पर बैठा उस समय कहाँ का राजपाल था, अवंती के। तो याद रखना, इसको पूछेगा। अब विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, तो पहले दबाने कौन गया था, सुसीमा। पहले उसको दबाने गया था सुसीम, और बाद में गया था अशोक। ठीक है, जब गद्दी पर बैठा तब अवंती का राजपाल है, यानी कहने का मतलब अवंती जो क्षेत्र है ना उसका देख रेख कौन करता था, अशोक करता था। ठीक है, मास्की और गुर्जरा और नेतुर और उड्डेगोलम अभिलेख में ना अशोक का नाम ना अशोक मिलता है। तो प्रश्न आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो सबसे ज्यादा पूछता है मास्की और गुर्जरा। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आपको याद रखना है मास्की अभिलेख के बारे में, और दूसरा नाम क्या कहे, गुर्जरा। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख ये जो है ना दोनों, इसके बारे में ना बहुत ज्यादा पूछता है, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख के बारे में। इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक लिखा मिलता है, अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ और है, जैसे नेतुर और उड्डेगोलम, इसमें भी मिलता है। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें मुख्य रूप से ना अभिलेखों से मिलता है। कैसी से, यानी अशोक के बारे में आपको जानना है तो अशोक जो अभिलेख चलाया था ना, जब उसको पढ़िएगा ना तो आपको इस विषय में जानकारी मिल जाएगा। कहता है इसमें अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी पहले शिलालेख है, फिर स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। यानी अपने समय में अशोक ये सब ना जारी करवाया था। ठीक है, कहता है D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ना ही अशोक के इतिहास का लिखने का काम किया है, यानी कि D.R. भंडारकर इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और क्या किया, अशोक से संबंधित जो भी इतिहास है लिखे हैं, लेकिन ये जानकारी कहां से लिए हैं, अभिलेखों के आधार पर। ठीक है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में कनगलहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक प्रस्तर रूप के से साथ रान्य अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है, यानी कि राजा के बारे में, यानी अशोक राजा के बारे में ये लिखा गया है। ये ना कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनहल्ली जिला है ना, वहां पे मिला है, मतलब वहां से प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा हुआ अशोक राजा। क्या लिखा हुआ है, अशोक राजा। कहते हैं भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को ना मगध का राजा बताया है, नाम है भाब्रू अभिलेख। तो पूछिए आपको भाब्रू अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक से। इसमें क्या बताया गया, अशोक स्वयं को ना राजा बताया है, माने कि हम मैं राजा हूँ। ठीक है, अशोक बोलता है मैं राजा हूँ। ये जानकारी कहाँ से मिलता है, तो यहाँ आपको पूछेगा प्रश्न कि भाब्रू अभिलेख का संबंध किससे है,
अशोक से। उधर अशोक का नाम कहाँ मिलता है, कौन अभिलेख में? गुर्जरा और मास्की। सबसे ज्यादा पूछता है मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, कहता अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष यानी कि 269 में गद्दी पर बैठा, 269 में वो राजा बैठा, ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा, और 8 वर्ष, जब 8 वर्ष हुआ ना तो ये कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर? तो यानी गद्दी पर बैठने के ना 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद क्या किया देखिए, 261 ईसा पूर्व ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी क्या था? तोसली, तो उस पर ना अधिकार कर लिया 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की राजधानी कहाँ? तो उस पर ना अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया मतलब जीत लिया, उसको जीत लिया। ठीक है, 8 वर्ष बाद तो पूछेगा कि कलिंग आक्रमण कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, प्लिनी का कथन, प्लिनी एक लेखक है जो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, आइए, कलिंग आक्रमण है लिखा गया 13वां शिलालेख में। कलिंग के बारे में जो कलिंग जो में जो युद्ध लिखा था, युद्ध किया था, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 13वें शिलालेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि डायनीसियस किसके दरबार में आया था? अरे अशोक के दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था डायनीसियस। ठीक है, तो चले चले इसमें और कुछ यहाँ पे पढ़ना, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख एवं उन्हें वर्णित विषय के बारे में। ठीक है, तो हम आपको ये बताएंगे, देख लीजिए पहला अभिलेख, इसमें ना पशु बलि का निंदा किया गया है। पहला शिलालेख में क्या किया गया? पशु बलि की निंदा। तो आपको पूछेगा कि पशु बलि की निंदा किसमें किया गया है? पहला शिलालेख में। तो अशोक का जो शिलालेख है 14वां शिलालेख, जिसमें पहला है ना, उसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। और दूसरा शिलालेख में कहा गया कि मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा माने क्या? इलाज, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख में किया गया है राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत ना दौरे पर जाए, जिसमें से ना कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? तीसरा में। यानी कि राज्य में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी है, अशोक के समय में प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ जाएंगे? दौरा पर जाएंगे, यात्रा पर जाएंगे। चौथा में बताया गया भेरी घोष और की जगह ना धम घोष की घोषणा किया गया है। मैंने पहले था भेरी घोष और अब हो गया है धम घोष। ये चौथा शिलालेख में। ठीक है, 5वां शिलालेख में धर्म महापात्राओं की नियुक्ति, यानी कि धर्म महापात्राओं की नियुक्ति करेंगे, ये क्या में 5वें में वर्णन किया गया है। छठा में क्या? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया। 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा। 9वां में ना सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में ना कहता है प्रजा की अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ठीक है, 10वां में बोला गया है, अशोक अपने आदेश देता है कि राजा और उच्च अधिकारी को ना अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। प्रजा माने की जनता, जनता के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, 11वां में ना धर्म की व्याख्या की गई है। ये पूछता है कि धर्म की व्याख्या क्या में? तो 11वां शिलालेख में किया गया धर्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख में कहा गया स्त्री महापात्रियों की नियुक्ति, यानी कि पुरुष तो रहेगा भी, अब स्त्री भी हो सकता है। इसके बारे में कहाँ बताया गया? 12वां शिलालेख में बताया स्त्री महापात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। अब 13वां शिलालेख का संबंध है कलिंग युद्ध से। किसे? कलिंग के राजा कौन था? खारवेल, उसको हरा दिया, खारवेल को, उसकी राजधानी तोसली को जीत लिया। ठीक है, तो 13वां शिलालेख युद्ध का वर्णन है अशोक के हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन यानी कि वो लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, ये बात भी इसी में है। हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें ना 5 यवन राजाओं के नाम भी उल्लेख में है, जिससे धर्म प्रचार भेजे, मतलब जहाँ पे ना धर्म प्रचार के लिए भेजा था, ये भी 13वां में है। 14वां में धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा गया है, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए ना प्रेरित करना, ये कहा गया है। तो यहाँ से मोटा मोटी आपको याद रखना है, जन्म 269 ईस्वी पूर्व में हुआ, इसको तक्षशिला में दबाने के लिए भेजा गया था, पहले सुसीम को, बाद में अशोक को। जब ये राजा बना तो अवंती का क्या था? राजपाल था, अवंती का राजपाल था। ठीक है, अब राजा बना था, क्या क्या किया अशोक पर लिए। 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, वहां का राजा कौन था? खारवेल। अब देखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, यानी जब बौद्ध धर्म, इसको शिक्षा कौन दिया? उपगुप्त। तो आपको पूछेगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक किससे प्राप्त किया? उपगुप्त से। अशोक पहले ब्राह्मण्य धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रंथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म
अपनाया। तो आपको पूछेगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अहरौर लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मतलब एक जगह लिखा हुआ है अहरौर लेख, तो इसको पढ़ने से पता चलता है ना बौद्ध धर्म का मानता था अशोक, ये पता चलता है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया। तो आपको पूछेगा बोध गया कब गया? बोध गया के बारे में याद रखिएगा, बोध गया 10 वर्ष बाद। देखिए 8 वर्ष बाद तो आक्रमण किया ना, जब 8 वर्ष हुआ तो कलिंग पर दूसरे में आक्रमण किया, तो इसके दो वर्ष यानी 10 वर्ष बाद वो बोध गया समझ रहे, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किसको? हाँ गौतम बुद्ध को। कौन पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो वहां पे 10 वर्ष बाद आया। कई वर्ष बाद? अब 12 वर्ष बाद ना निगाली सागर गया। 12 वर्ष बाद निगाली सागर, 12 वर्ष बाद निगाली सागर गया। अब 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी में 20 वर्ष बाद आया। 20 वर्ष बाद कहाँ आया? लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ यही जगह पर हुआ था ना, इसलिए इसको घूमने आया था। वो कहाँ पे? लुम्बिनी में, मतलब यात्रा करने आया था। लुम्बिनी में यात्रा पर आया था, देखने के लिए आया था। यहाँ मतलब सुनता है, जिस चीज को पढ़ता है उसको देखने की इच्छा होती है ना। तो 10 वर्ष बाद बोध गया, अब 20 वर्ष बाद लुम्बिनी। तब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, लुम्बिनी में उनको जन्म हुआ था। 8 वर्ष में वो आक्रमण किया था कलिंग पर। 12 वर्ष में निगाली सागर गया था। 12 वर्ष में निगाली सागर गया था, याद रहेगा ना। अशोक ने आजीवन को रहने के लिए बराबर की गुफाओं 4 गुफाओं को निर्माण करवाया था, जिसका नाम है कर्म, चौपार, सुदामा। यानी कि बराबर की गुफा का निर्माण कौन करवाया? अशोक। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय को देने के लिए, आजीवकों को रहने के लिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में आजीवों के उल्लेख किया है। तो पूछेगा आजीवों के बारे में उल्लेख क्या किया गया है? 7वें अभिलेख में। तथा महापात्राओं के आजीवों के हितों के ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बेटा और बेटी को भेज दिया। कहाँ भेजा? प्रश्न पूछता है कि धर्म के प्रचार यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? श्रीलंका। कहता है बौद्ध परंपराओं और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। तो ये भी पूछता है कि शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले कौन ने सबसे किया? पूछता है। तो शिलालेख का प्रारंभ किया था अशोक, ठीक है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमानी लिपि का प्रयोग हुआ है, मतलब कि इस्तेमाल किया गया, माने इस सब लिपि में लिखा गया है। देखिए पत्थर पर काट के लिखा रहता है सारी बात, ठीक है। ग्रीक एवं अरमानी लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। कहां से? खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से मिला है, एवं शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान में वहां से मिला है। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। शेष भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे कि दाएं से बाएं, दाएं समझते हैं जैसे हमारा दाएं है, तो यहाँ से लिखना प्रारंभ किया और इधर आ गया, ठीक है। दाएं से बाएं, तो कौन सा लिपि? खरोष्टी लिपि। तो ये पूछता है खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो ये पूछता है खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं। आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कहता खरोष्टी अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में कहता पांट्री फैंथलर। तो आपको पेंथलर के बारे में याद रखना है। अशोक के शिलालेख है ना 1750 में कौन खोजा था? पैंथलर खोजा, जिसकी संख्या 14 गो। क्या गो? 14 गो। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले ना 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेस का नाम याद रखेगा और 1837 के बारे में याद रखेगा। 1837 ये जेम्स प्रिंसेस है जो अशोक के सबसे पहले इसकी भाषा को पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है जेम्स प्रिंसेस के बारे में पूछता है। जेम्स प्रिंसेस के बारे में पूछता है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला? भैया 37 में। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेस का नाम याद रखिए। जेम्स प्रिंसेस पूछता है जेम्स प्रिंसेस के बारे में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 गो है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में
लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ के बारे में पढ़ना है अब हमको। यह ना पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवा दिया। यानी प्रयाग स्तंभ लेख को अकबरवा कहाँ ले आया? इलाहाबाद में ले आया। दिल्ली से टोपरा, पहले था टोपरा में, अब लेके आएगा दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक, मतलब दिल्ली से टोपरा, यह स्तंभ लेख है। पहले ये टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक इसको खींच करके ले आया दिल्ली में। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में था, अब आ गया दिल्ली में। तब पहले यह मेरठ में था स्तंभ लेख, फिरोज शाह द्वारा यह दिल्ली में लाया गया। ठीक है, आगे है आपका रामपुरवा, यह ना चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में। यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्ल लायर। तब पूछेगा कि रामपुरवा की खोज कहिया होले? 1872। कौन किया था? कार्ल लायर। उसके बाद लौरिया अरेराज, ये भी चंपारण में है, ये भी चंपारण में है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, इसमें पूछता है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में ना मोर का चित्र है? तो लौरिया नंदनगढ़ में। इसमें चेन लगाइए, याद रखिए, मोर का चित्र बना हुआ है किसमें? लौरिया नंदनगढ़ में। ये भी बिहार के चंपारण में। कहाँ है? तो चंपारण में होगा रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ में मोर है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को ना रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें चेन लगाइए, पूछता है रानी का अभिलेख के नाम से किसको जानेंगे? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख से नाम से जानेंगे। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, इसको भी चेन लगाइए, याद करिए। सबसे लंबा कौन सा? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई, यह पूछता है कि अशोक का सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मीदेई। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर न घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया था। यानी कि जब 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा पर आया था, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा पर आया था, तो वहां जो टैक्स लिया जाता था ना, ये ना 1/8 भाग करवा दिया था। ठीक है, यानी टैक्स को माफ कर दीजिए, टैक्स को माफ कर दीजिए। तो कितना तक? 1/8 तक। ठीक है, तो आपको याद है ना 10 वर्ष में क्या किया, 20 वर्ष में क्या किया, 12 वर्ष में क्या किया, इसे परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो 10 वर्ष में आया था बोध गया, 12 वर्ष में गेलो निगाली सागर, 20 वर्ष में लुम्बिनी, और जब गद्दी पर बैठा था 8 वर्ष हुआ तो कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और तोसली को जीत लिया था, और उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक, तो ये सब परीक्षा में आता है, याद रखिएगा। इतना तो क्लियर। कहता महास्थल यानी बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय न राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण प्राप्त है। महास्थल कहाँ है? बांग्लादेश में है। कहता प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो अशोक एक शिलालेख में बोलता है, प्रथम पृथक शिलालेख में कि बताता है कि सभी मेरे बच्चे हैं, मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का ना सारे कुना कंदरा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाई भाषा में लिखा गया है। यानी ग्रीक और अरमाई दोनों में कौन? सारे कुना। तो पूछेगा सारे कुना का संबंध किससे है? अशोक से। कौन भाषा है? ग्रीक और अरमायनी। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के लिए उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता है, जिसको उपधा परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है ना, कोई पुरोहित बनता है, तो उसको ना कैरेक्टर को चेक करते थे। ठीक है, उसका नाम है उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें ना सदस्य की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। और शास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया गया, जिसे महामात्रा भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 तक थी। और शास्त्र में चर जासूस को कहते हैं। ये पूछता है चर जासूस, चर किसको बोलते थे? यानी जासूस को क्या कहते हैं? चर। हाँ, अर्थशास्त्र याद है ना, चाणक्य वाला। कहता है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, और जिसके न मेन होता था विषयपति। प्रांत का विषय में और विषय का मेन होता था विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। यह पूछता है अशोक के समय या मौर्य काल के समय में। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका ना मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का ना शासक संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंत्रिमंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था, माने टैक्स। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड, यानी जब टैक्स नहीं देगा ना तो उसको मृत्यु दंड दे देगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार
एग्रोनोमिक मार्ग निर्माण, मार्ग मतलब समझते हैं, मार्ग माने रास्ता, तो रास्ता बनाने वाला था एग्रोनोमाई अधिकारी होता था। रास्ता बनाने वाला को क्या कहते हैं? एग्रोनोमाई। तो पूछतो परीक्षा में कि एग्रोनोमाई क्या करता था? रास्ता निर्माण, यानी रास्ता निर्माण। ये कौन बात कर रहा है? मेगास्थनीज कहता है रास्ता निर्माण करने वाला अधिकारी होता है एग्रोनोमाई। ये कौन बोलता है? मेगास्थनीज। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही, अश्व माने घोड़ा वाला, 9,000 सैनिक, ठीक है, 9,000 हाथी और 8,000 रथ। तो कहने का मतलब 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी वाला और 8,000 रथ वाला सैनिक था। ये बात कौन कहता है? जस्टिन। और सेंट्रोकोस्टस के रूप में पहचान किया है, याद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को न रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह भी है कि चंद्रगुप्त के पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस की गुलामी से मुक्ति दिया गया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को लुटेरों का सेना कहा था। ये पूछता है चंद्रगुप्त की सेना को ना लुटेरों का सेना कौन बोला है? जस्टिन। ये पूछता है, याद करना, ठीक है, ये याद रखना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता है। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, ठीक है। उधर चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति बना था उसका गुरु चाणक्य। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, ठीक है। देखो पढ़ रहे हैं अशोक, लेकिन दे ले चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव न 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को न महामात्य सर्प के अधीन रखा जाता था, माने कि उसका देखभाल कौन करता था? यह महामात्य सर्प उसके अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को न गुड़ पुरुष तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को न संस्था कहते थे। क्या कहते? संस्था। एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले गुप्तचर को न संचार कहते थे, ठीक है। अशोक के समय जनप्रतिनिधि न्यायालय के न्यायाधीशों को न राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृ। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए, द्रोण मतलब नापे वाला, तो मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण जैसे अपना से कहते अगर वजन करने वाला था डिब्बा से नहीं दे देता है, तो उसी पर अनाज को नापने के लिए ना द्रोण होता था, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में, तो पूछता है कि मेगास्थनीज कई वर्गों में भारतीय समाज को होता है? 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद, ठीक है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाले को न रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश के करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तन सेन की सहायता लिया था। नंद वंश हुए घनानंद को हराया था, जेकर संस्थापक महापद्म नंद थे, तो घनानंद को हराने में मदद किया था यही कश्मीर के राजा प्रवर्तक। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। पूछता है बृहद्रथ क्या था? अंतिम था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था 185 ईस्वी पूर्व में, और मगध की गद्दी पर बैठा था और शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में, ठीक है। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्रा में, इसको चिन्ह लगा लीजिए, पूछेगा अशोकाराम बिहार कहाँ है? पाटलिपुत्रा में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी तो पाटलिपुत्रा था, तो ओकरा पुतबे ना हुआ अशोकवा, तो ओकरे पाटलिपुत्रा ना है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे शक, ठीक है, शुंग वंश पढ़ेंगे हम लोग कल, क्या? शुंग वंश, ठीक है। ठीक, रुचि बंद कर दो।